एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की हमने कल बातें कर ली, ठीक है। हाँ, आज आगे हम बात करते हैं बच्चों माइक्रोस्कोपिक फोर्स की बेटा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा माइक्रोस्कोपिक फोर्स। आज आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कल से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे आपकी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फोर्स कौन कौन से बताए थे बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक कौन सा था बच्चों? वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक बात करती स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होगा बेटा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स बेटा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पहले बात करते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बच्चों रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। एवरी एटम हैव ए सेंट्रल कोर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसे कहते हैं बच्चों? एवरी एटम हैव ए सेंट्रल कोर that is called nucleus। उसे क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस कहते हैं। एवरी एटम हैव ए सेंट्रल कोर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं बच्चों? रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने दी थी बच्चों? रदरफोर्ड ने। आज बच्चे कम है, क्या बात है भाई? न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में किसने बताया था बच्चों? रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। हाँ, अब नाम हमें पढ़ना है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। क्या पढ़ना है बेटा हमें? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा बच्चों? द फोर्स विच बाइंड द न्यूक्लियॉन्स। इन्हें बोलते हैं बच्चों, जो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियॉन। इनका नाम क्या है? न्यूक्लियॉन, NUCLEON, न्यूक्लियॉन। द फोर्स विच बाइंड दीज न्यूक्लियॉन्स। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस फोर्स से न्यूक्लियस के अंदर बंधे होते हैं बेटा, उसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस फोर्स से न्यूक्लियस में बंधे हुए होते हैं, उसे कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। द फोर्स, मैं लिख देती हूँ, द फोर्स विच बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। द फोर्स which bind the nucleons in the nucleus is called nuclear force। The force which bind the nucleons in the nucleus। न्यूक्लियॉन्स जो है जिस फोर्स से न्यूक्लियस में बंधे हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। समझ आ गया? इतना नोट करो, फिर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं साइड में हूं। हो गया? अब आगे देखो बेटा, प्रॉपर्टीज देखो इसकी फोर्स की। ये कैसे फोर्स है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। सबसे पहली बात, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। नेचर में कैसे फोर्स है बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग फोर्स। दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर, ठीक है। दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर, ठीक है। दूसरा है बच्चों, इनका नेचर वैसे तो बच्चों जनरली क्या मानते हैं? जनरली नेचर कैसा है बच्चों? अट्रैक्टिव। जनरली न्यूक्लियर फोर्स का नेचर कैसा माना जाता है बच्चों? अट्रैक्टिव।
लेकिन बच्चों इसके अंदर देखो, हम एक ग्राफ पढ़ेंगे आगे एटम्स के लिए। ये आपके पास फोर्स और डिस्टेंस के साथ, ठीक है। जब ये डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस लेस देन 5 फर्मी हो जाती है, जब ये जो डिस्टेंस है बच्चों जब लेस देन 0.5 फर्मी, 0.5 फर्मी, तो ये फोर्सेस कैसे हो जाते हैं बच्चों? रिपल्सिव इन नेचर। तब ये नेचर कैसा दिखाएगा? नेचर रिपल्सिव। और ऊपर कैसा नेचर है बच्चों? अट्रैक्टिव। जनरली तो बच्चों, मैं एक बार दिख नहीं रहा शायद, मैं ऊपर बनाती हूँ नीचे वाला बच्चों को, मैं ग्राफ दोबारा से बनाती हूँ। यहाँ पे इधर दिख रहा है पूरा, अभी देखो इधर फोर्स बच्चों, ये डिस्टेंस। जब हम लोग ये इस तरह का एक वेरिएशन आता है ग्राफ के फोर्स का। हाँ देखो, वैसे तो बच्चों जनरली क्या मानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं बच्चों? अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जब डिस्टेंस 0.5 फर्मी, 0.5 फर्मी से लेस हो जाती है, आर लेस देन 0.5 है फर्मी। और फर्मी का ऑर्डर, फर्मी ऑर्डर बच्चों याद करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर में पढ़ा था कितना, बताओ एक बार, रिस्पॉन्स करो। 1 फर्मी कितने के बराबर होता है? याद है किसी को? दिव्या, दिव्या बताएगी मुझे, दिव्या और रिया बताएंगी। बताओ जल्दी से, 1 फर्मी का ऑर्डर कितना होता था? बताओ, अब ऐसे याद रख रह जाएगा आप लोगों के। 10⁻⁻15, वेरी गुड बेटा। हाँ, कितना होता है? 10⁻15 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगी, याद रख लो, ठीक है। हाँ, माइक्रो 10⁻6, मिली 10⁻3, मेगा 10⁻6, ठीक है। ये बार बार यूज होने वाली चीजें हैं बेटा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो, जब ये डिस्टेंस 0.5 फर्मी से लेस होगी बेटा, हाँ वेरी गुड, सबको ध्यान है, ठीक है। जब ये डिस्टेंस 0.5 फर्मी से लेस होगी बच्चों, उस सिचुएशन में यहाँ पे ये क्या शो करेगा बच्चों? रिपल्सन। और यहाँ पे ये क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन। जब डिस्टेंस r जो है वो ग्रेटर देन है, लगभग अप्रोक्सीमेट कह रहे हैं बच्चों, किसी किसी बुक में 0.8 भी मिल सकता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे हैं। तो ये कैसा होगा बच्चों? ये क्या शो करेगा? अट्रैक्शन। और ये यहाँ पे क्या शो करेगा बच्चों? रिपल्सन। यहाँ पे क्या शो करेगा बेटा? ये रिपल्सन। बाकी जनरली क्या कहेंगे बेटा कि न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर। हाँ, फिर आप नीचे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अगर डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो लेस देन हो जाए 0.5 फर्मी से, तो ये रिपल्सन शो करेंगे वहां पे, और अदरवाइज क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी समझ आ गई सबको? अब आगे चलो, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरी प्रॉपर्टी है, these forces are independent on the charge। ये जो फोर्स है बच्चों ये चार्ज पर इंडिपेंडेंट होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो है चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा था कि पॉजिटिव चार्ज था तो रिपल्सन शो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे होते हैं बच्चों? अट्रैक्टिव होते हैं, है ना। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पे इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों? देखो मैं समझाती हूँ। आपको पता है बच्चों कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है और बेटा न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो देखो, जो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स है, न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर तो इन सारी कंडीशन में ये सारे एक दूसरे फोर्स से बंधे हुए हैं बच्चों। जबकि हमें पता है बच्चों न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे चार्ज
पॉजिटिव होता है बेटा। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है बच्चों, जीरो, कोई चार्ज नहीं होता। अगर ये चार्ज पे डिपेंड करते तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर ये चार्ज पे डिपेंड करते तो न्यूट्रॉन पे बच्चों कोई चार्ज नहीं है। तो आपके पास न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स वहां पे नहीं होना था, ना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट करना था। इसलिए कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं किस पर, चार्ज पर बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। हाँ अब देखो पॉइंट नंबर 4, चार्ज पर तो इंडिपेंडेंट है। तीसरा पॉइंट में मैंने लिखा, मैं लिखवाती हूँ कंपैरिजन से एक बार। चार्ज पर तो बच्चों ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन याद रखना स्पिन पर डिपेंड करते हैं। स्पिन वाला कंसेप्ट शायद थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। स्पिन मतलब आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा दोबारा से बताती हूँ दिव्या, चार्ज वाला कंसेप्ट नहीं आया बेटा समझ में, फिर से बताती हूँ। मैंने कहा बेटा कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर इंडिपेंडेंट होते हैं। देखो दिव्या, आपने कल पढ़ा था बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो पढ़ा होगा ना, तो क्या होता है बच्चों, रिपल्सिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। ये पढ़ते हैं ना दिव्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चीज मैटर कर रही है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ होगा पार्टिकल के बीच में फोर्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स की बेटा। दिव्या किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स की। अब न्यूक्लियर फोर्स में कह रही हूं बेटा कि चार्ज पर इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि चार्ज कैसा है इस बात पर वो डिपेंड नहीं कर रहे कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो है, इस बात पर न्यूक्लियर फोर्स बेटा डिपेंड नहीं कर रहे। कैसे, देखो नेगेटिव का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दिव्या प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। जबकि हमने एक्सपेरिमेंटली पाया बेटा कि जो न्यूक्लियस में तो देखो प्रोटॉन प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी है। जैसे कॉपर है, आपने कहा सोडियम कह दिया, सोडियम 1122, तो 11 प्रोटॉन है और 12 क्या हो गए, न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में ये तो क्या बताता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं 11, और न्यूट्रॉन क्या हो गए 23 माइनस 11 कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, हाँ हाँ सुनो कोई बात नहीं। तो देखो बेटा यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी है बेटा। अब किसी इस एटम के अंदर 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर देखो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स होगा, नंबर ऑफ ऐसे लाइन में तो लगे नहीं हुए वो हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स है। अगर ये चार्ज पर डिपेंड करते बेटा दिव्या, अगर ये चार्ज पे डिपेंड करते तो यहाँ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है बेटा, इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। फिर भी मैं कह रही हूँ यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स है, इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टी बन गई, इसका एक गुण बन गया। प्रॉपर्टी मतलब बेटा गुण, इसकी चीज की क्वालिटी बन गई कि चार्ज न्यूक्लियर फोर्स में जो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहे कि पार्टिकल पर कैसा चार्ज है, ये मैटर नहीं कर रहा। बता दीजिए, समझ आ गया बेटा? बाकी बच्चे भी बताइए, किसी को एक आध को नहीं आया तो बेटा बताओ ये बात मेरे को। आ गया सबको? ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाओ बेटा। हाँ, ये फोर्थ प्रॉपर्टी ध्यान रखना, चार्ज पर तो क्या होते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन स्पिन पर डिपेंड करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन द स्पिन, न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन द स्पिन। स्पिन पर बच्चों ये डिपेंड करते हैं। स्पिन मतलब बेटा, स्पिन का मतलब होता है
क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। स्पिन का कंसेप्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि +-1/2 होती है। स्पिन मतलब क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पिन पैरेलल है पार्टिकल्स की, यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर पार्टिकल की स्पिन कैसी है, स्पिन पैरेलल है, तो वो मोशन बाउंड सिस्टम को शो करेगा। हालांकि आपको तो इतना याद रखना है, इसको थोड़ा डिटेल में तो आगे 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये स्पिन एंटी पैरेलल है, दो पार्टिकल की स्पिन एक क्लॉकवाइज है, एक कैसी है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों की स्पिन एक जैसी है तो बाउंड सिस्टम में है, ठीक है। अगर एक की स्पिन माने क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मान लिया स्पिन कैसी है आपकी, एंटी पैरेलल है, तो वो कैसा सिस्टम शो करते हैं बच्चों, अनबाउंड सिस्टम। मतलब वो पार्टिकल देखो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिस्टम से क्या हो जाएंगे, बंधे हुए नहीं है, सिस्टम से दूर हो गए, ठीक है। और स्पिन पैरेलल है तो कैसा शो करेंगे, सिस्टम में बंधे हुए हैं, बाउंड सिस्टम है। जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है और मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास अगर मोशन जो है इसका, माने 2 इलेक्ट्रॉन को ही मान लो समझाने के लिए मैं, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का मोशन क्लॉकवाइज है तो वो बंधे हुए हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो एक दूसरे के मोशन को क्या कर देंगे, कैंसिल, और वो भिड़ेंगे और एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी इतना डिटेल में नहीं जाना, फिलहाल सीधा इतना ही कि अगर स्पिन पे डिपेंड करते हैं लेकिन चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। स्पिन पैरेलल है तो बाउंड सिस्टम को शो करेगा और स्पिन एंटी पैरेलल है तो अनबाउंड सिस्टम को शो करेगा, ठीक है। इसकी थोड़ी डिटेल हम आगे 12th में पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। हाँ, आपको डायरेक्ट यहाँ प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। हो गया, नोट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है बेटा न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टी नंबर 5। न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। न्यूक्लियर फोर्स जो है नॉन सेंट्रल होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। कल बताई थी मैंने ये कंडीशन कि जब भी मान लो यूरेनियम 238 टूटा तो आपके पास बना थोरियम और एक अल्फा पार्टिकल 2He4। हीलियम जो है ना 2He4, इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं बच्चों। जब भी अल्फा पार्टिकल का नाम आए तो आप हीलियम को याद रखना। थोरियम बना 90 234। तो देखो जब भी न्यूक्लियस टूटा तो बच्चों कभी सेंटर से ब्रेक नहीं होता। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोर्स सेंटर के अलोंग लग रहा था, जैसा कि हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के सेंटर से, देखो यहां से, जैसा कि हम कहते हैं कि बॉडी के सेंटर से हम मास को कंसीडर करके चलते हैं, तो सारा फोर्स कहाँ मानते हैं, सेंटर के ऊपर। तो अलोंग द सेंटर फोर्स लग रहा था तो हमने उनको सेंट्रल फोर्स कहे। तो जो सेंट्रल फोर्स होगा तो वो कंजर्वेटिव भी होगा बेटा, और जो सेंट्रल नहीं है तो बच्चों वो कंजर्वेटिव भी नहीं होगा। इसीलिए कहा कि ये नॉन सेंट्रल है और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव की 2 कंडीशन थी बेटा, कि पहली कंडीशन कि कोई भी फोर्स इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करे, दूसरा उसमें जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है बेटा वो अलोंग द सेंटर लगे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, अलोंग द सेंटर फोर्स लगे। और ये दोनों कंडीशन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल में सेटिस्फाई होती है। तो मैंने वहां पे कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है और कंजर्वेटिव है। सेम बात मैंने कही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेंट्रल है और बच्चों कंजर्वेटिव है। यहाँ पे ये फोर्स कैसे हो गए बच्चों, नॉन सेंट्रल, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r⁻⁹ r⁻7 के ऑर्डर में लगभग, ठीक है। r⁻² में भी हो सकता है लेकिन वो नॉन सेंट्रल तब भी है बच्चों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कंडीशन है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब सेंट्रल और इनवर्स स्केयर लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी बेटा चंचल आप कह सकते हो
कि न्यूक्लियर ये फोर्स कंजर्वेटिव है। ये फोर्स कैसा है बेटा? कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव मीनिंग भी समझो। कंजर्वेटिव मतलब कांस्टेंट, जो पाथ पर इंडिपेंडेंट हो। जो कि कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे? जैसे मुझे ए से बी जाना है बेटा, कंजर्वेटिव वर्ड का मीनिंग वैसे तो मैं आगे और भी समझाऊंगी बहुत डिटेल में। मुझे ए से बी जाना है तो आप चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे आप इस पाथ से जाओ, चाहे आप सीधे जाओ, वो इस बात को मैटर नहीं करता कि वाया आप कौन से पाथ से जा रहे हो। आपको दिल्ली जाना, आप झज्जर होके जाओ, आप गुड़गांव होके जाओ, कहीं भी कैसे भी जाओ, ठीक है। बस आपका इनिशियल स्टेशन नारनौल है और फाइनल स्टेशन आपका दिल्ली है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। वो पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बेटा, वो पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, कि बॉडी ने कौन सा पाथ फॉलो करा, वो इस बात पर बेटा डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो कंजर्वेटिव मतलब कांस्टेंट। कंजर्वेटिव का वर्ड का मीनिंग होता है बेटा कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होगा अपनी फिजिक्स में? ऐसा फोर्स जो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा और फाइनल पॉइंट क्या है। उस बॉडी ने या उस ऑब्जेक्ट ने क्या पाथ फॉलो करा, वो किस रास्ते से गया, इस बात पर वो डिपेंड बेटा नहीं करता। क्लियर हो गया ये पॉइंट? बताओ सारे बच्चे बताइए। पारस, पारत, रिया, चिन्मय, वांस, दिव्या, दैविक, लाविशा। आगे बेटा बताइए। अवंतिका, अंशिका, सचिन, रिया यादव, रिया चिलीवाल। चलो वेरी गुड। दिव्या बेटा आपको नहीं आया? विनय, मित्तल, तनीषा, क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। यसिका आ गया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट बेटा। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। क्या कहोगे? पॉइंट नंबर 6, 7 जो भी है देख लेना। ये कैसे फोर्स है बच्चों? शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। इनका ऑर्डर क्या होता है बच्चों? फर्मी ऑर्डर। फर्मी ऑर्डर। इनकी रेंज जो है वो किस ऑर्डर में होती है? पॉइंट नंबर 7 डाल लेना आप लोग। रेंज किस ऑर्डर में होती है? फर्मी ऑर्डर में। कैसे बेटा? सुनो ध्यान से। किस ऑर्डर में होती है? फर्मी ऑर्डर में। कैसे होती है? ध्यान से सुनिए। शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। कैसे फोर्स है? मैंने कहा शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब बेटा देखो, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज लगभग कितना होता है? 10⁻15 के ऑर्डर में होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻15। देखो 10⁻15 इज वेरी लेस वैल्यू बच्चों। 10⁻15 मतलब 0.0000000 15 बार 0 और फिर 1, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो पार्टिकल है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। इतने डिस्टेंस पर ये फोर्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों? एक दूसरे से यहाँ पे ये बंधे हुए होते हैं। इसलिए बोलते हैं बच्चों दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्स। और इनका जो ऑर्डर होता है फोर्स का, वो कितना होता है? फर्मी ऑर्डर में रेंज होती है। इनकी रेंज कितनी होती है बच्चों? इन द फर्मी ऑर्डर, ठीक है। हाँ हो गया। आगे देखो, ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं बच्चों। ये क्या शो करते हैं? पॉइंट नंबर 7, 8 सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपकी बुक्स में डायरेक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन मैं बता देती हूँ। सैचुरेशन इफेक्ट लिख लो। दे शोज द सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा? सुनो कि जैसे मान लिया ये एटम है, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं और ये एक पार्टिकल
पार्टिकल है, ठीक है, कुछ पार्टिकल बेटा यहां भी है। तो ये कह रहे हैं कि जो सेंटर में जो पार्टिकल है ना, इसके ऊपर इसके जो अड़ोस पड़ोस में जो है ना, इसके पास में इसके नेबरिंग जो पार्टिकल है, इसके जो नेबरिंग पार्टिकल है, इनका ही इफेक्ट होगा। अदर जो पार्टिकल है, जो यहाँ पार्टिकल है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ जो भी है, उन पार्टिकल्स का कोई इफेक्ट बेटा वहां पे नहीं होगा। इस सेंट्रल पार्टिकल पर जो इसके पड़ोसी है उसका ही इफेक्ट आएगा। जो दूर पार्टिकल है उनका उसके ऊपर कोई इफेक्ट बच्चों नहीं है। इसे बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। यहाँ पे सेम बात, जैसे ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के पीछे एक घर है, तुम्हारे घर के साइड में एक घर है, तुम्हारे घर के इधर एक घर है, ठीक है। तो तुम मान लिया जो बीच वाला घर है, मान लिया तुम्हारा घर है बीच में और तुम्हारे घर में सीलन आ गई तुम्हारे घर की दीवारों में, ठीक है, तो तुम्हारे पड़ोसियों के भी उस बात का इफेक्ट आएगा। तुम्हारे घर में पानी ज्यादा भरा रहता है तुम्हारे घर के आसपास, तो तुम्हारे पड़ोसियों की दीवारें भी खराब हो जाएंगी। तो तुम्हारे जो उसके ऊपर जो सेंट्रल है, या तुम्हारे पड़ोस में लोग यहाँ गंदा रखते हैं, मांस मच्छी मीट खा खा के गिरते रहते हैं, तो वो बदबू तुम्हारे घर में भी आएगी। तो पड़ोस का इफेक्ट वहां पे क्या होगा, कंसिडर होगा। तो ये सेम बात वही कहता है कि जो सेंट्रल पार्टिकल है उसके ऊपर उसके जो नेबरिंग पार्टिकल है उनका इफेक्ट होगा, जो दूर पार्टिकल है उनका कोई इफेक्ट बच्चों वहां पे नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। आगे आता है बेटा आपका प्रॉपर्टी नंबर 9, एक्सचेंज पार्टिकल। जो इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैसेंजर का काम करता है एक्सचेंज पार्टिकल। एक्सचेंज पार्टिकल कल भी बताया था मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या बताया था, एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटोन। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या बताया था, एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटोन बताया था, ठीक है, हाँ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटोन बताया था। इसमें क्या होता है बच्चों, पाई मैसोन्स। पाई मैसोन्स, बड़ा बड़ा लिख दूं, मैसोन्स। ये बच्चों ये आपका एलिमेंट्री पार्टिकल है। अभी आप लोग याद रख लो, ये मैंने बताया था 200 से भी ज्यादा होते हैं बेटा। जब आप 12th में पढ़ोगे तो मैं इसकी पूरी टेबल बनवा दूंगी आपके अलग अलग, ठीक है। अभी आप लोग डायरेक्ट याद रख लो कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियर फोर्स के लिए मैसेंजर का काम करते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स पार्टिकल्स में बीच में एक्ट करता है, तो मैसेंजर या एक्सचेंज पार्टिकल जिन्हें बोलते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, पाई मैसोन्स, ठीक है। क्लियर होगी ये बात सबको। दे डज नॉट ओबे द इनवर्स स्केयर लॉ। ये आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे नहीं करते। ये 9 ये 10, दे डज नॉट ओबे द इनवर्स स्केयर लॉ। इनवर्स स्केयर लॉ, ये इनवर्स स्केयर लॉ को बेटा फॉलो नहीं करते। क्लियर हो गया सबको इतना। हाँ, अब आगे देखो। हाँ, ये याद रखना, मैं एक बार लास्ट में कंपैरिजन भी लिखवा दूंगी सबका। अब बात करते हैं बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स की। देखो कुछ प्रॉपर्टी चेंज है, बाकी सारी सेम रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो बच्चों है तो न्यूक्लियर फोर्स ही है, तो न्यूक्लियर फोर्स ही, लेकिन बस थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, इस फोर्स का रोल कब होता है, जब बीटा डीके प्रोसेस होती है ना, जब बीटा डीके प्रोसेस होती है तब जब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं, वो जो फोर्स होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ड्यूरिंग द बीटा डीके प्रोसेस, ड्यूरिंग द बीटा डीके प्रोसेस, बीटा डीके प्रोसेस, force between the, during the beta decay process, force between the particles act
कैसा फोर्स होता है बेटा? वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। वो इंटरेक्शन है बच्चों किस पार्टिकल के बीच में? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, और किस पार्टिकल के बीच में बच्चों? वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, वीक इंटरेक्शन। जब वीक इंटरेक्शन होगा वहां वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। लेकिन ये कब होता है? सिर्फ बच्चों बीटा डीके प्रोसेस के दौरान। अब मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ थोड़ा बीटा डीके को। अभी तुमने तो कभी बीटा डीके नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है? मैं बताती हूँ थोड़ा सा। अभी बता, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? देखो कैसे। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द बीटा डीके प्रोसेस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स। कैसे? देखो बेटा, देखो न्यूट्रॉन नाम तो सुना है ना सबने, ठीक है? और ये भी थोड़ा सा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता रहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। देखो जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन नाम सुना है ना थोड़ा सा? न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे मैंने अभी अभी समझाई, यूरेनियम 238 जब ये डिके होगा, ब्रेक होगा ये एटम, ये डिके होगा तो ये थोरियम बन गया। देखो सारे आपके पास एटम्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट तो नहीं करते, कुछ हैवी न्यूक्लियर ब्रेक होके हमें लाइट न्यूक्लियर देती हैं, ठीक है? तो ये बना यूरेनियम थोरियम 234 और एक निकल गया अल्फा पार्टिकल और कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वहां पे निकल गई। तो ये इसे कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? जैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि इसको मिलाएंगे इसके साथ तो ये रिएक्शन होगी। हमारे पास केमिस्ट्री फिजिकल प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस होती है बच्चों। केमिस्ट्री में जो प्रोसेस होती है वो केमिकल प्रोसेस होती है। वहां पे आप कहते हो भाई H2SO4 NaCl कुछ मिलाएंगे तो कुछ प्रोसेस बन जाएगी आपके पास कैसा भी कलर, अमोनियम क्लोराइड मिलाया, NaCl जो भी आपने मिलाया, ठीक है? ये फिजिकल प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस होती है। फिजिकल प्रोसेस मतलब बच्चे जिसमें फिजिकली कोई चीज का टूट जाना, जैसे आप फिजिकल वर्क करते हो, ठीक है? जैसे आपने थोड़ा हमारा पत्थर टूट गया तो आपने एक फिजिकल प्रोसेस करी वहां पे, तो वो जो पत्थर टूटा वो भी तो नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बना हुआ था वो स्टोन, ठीक है? तो यही कह रहा है कि जब ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल स्टेट में होती है तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए ब्रेक हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स का रूल है बेटा एवरीबॉडी वांट्स द स्टेबिलिटी। आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में। इस नेचर का रूल है कि हर एक इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है? तो ये जब ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाती है तो अनस्टेबिलिटी से स्टेबल होने के लिए ये ब्रेक हो जाती है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है बेटा उसे बोलते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास ये अलग अलग सिचुएशंस में होती है, तो हम कुछ प्रोसेस देखो। मैंने कहा बीटा डीके प्रोसेस कैसे होगी? जैसे मैंने कहा बच्चों जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? प्रोटॉन में। तो क्या होगा बेटा जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ पे एमिट हो जाएगा और एक बच्चों एक पार्टिकल आएगा एंटी न्यूट्रिनो। ये जो पार्टिकल है ना न्यू फॉर्म में, इसे बोलते हैं बच्चों न्यूट्रिनो पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, NEUTRINO, NEUTRINO, न्यूट्रिनो। इसी तरह बच्चों जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल और एक बच्चों न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो क्या होगा बच्चों? एमिट होता है। तो ये इस तरह की जो रिएक्शन है बच्चों इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं हम इन्हें। देखो कैसे, देखो जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा तो देखो न्यूक्लियर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन है बच्चों, कोई जितनी भी इस दुनिया की जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन, ऑलवेज ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लीनियर मोमेंटम को ऑलवेज फॉलो करती है। जैसे अभी अभी आपने कहा यूरेनियम 238 92, ये एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए उठाती हूँ क्योंकि ये तुम 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है? ये बना थोरियम 9234 प्लस हीलियम पार्टिकल, ठीक है? हाँ अब सुनो, देखो जितना देखो 90 प्लस 2, इधर भी चार्ज कितना है? 92। ये चार्ज को बताता है ना नीचे वाला, तो यहाँ चार्ज कितना है? प्रोटॉन कितने बने? जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में उतने ही बच्चों न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि एटम क्या होता है बच्चों आपका, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है,
जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हम क्योंकि आपको पता है कि एटम कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये 90 + 2, तो इधर कितना बना 92, इतना इधर भी कितना है बच्चों 92, इधर 238, इधर देखो 234 + 4, इधर भी वही आई ना सिचुएशन। तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन है बच्चों वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ऑलवेज फॉलो करती है बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, हाँ तो यहाँ पे सेम इसी तरह के और भी नई नई है ना, तुमने पहली बार देखी है तो थोड़ा समझाने के लिए मुझे वो बेस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज कितना है बच्चों, 1 है। प्रोटॉन ये तो होता है ना H1, इसी को एक सिंगल प्रोटॉन बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चार्ज है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों इसे बीटा डीके बोलते हैं। जब भी बीटा नाम से बच्चों को लगता है पता नहीं क्या आ गया, हाँ करवा रही हूँ बेटा, करवा रही हूँ, ठीक है। सुनो, हाँ ये सेकंड ही है ना, देख एक बार देखो, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन से क्या बना बेटा, प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बीटा डीके है ना, बीटा डीके, ये जो बीटा डीके है इसे इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं बीटा डीके प्रोसेस। ये दो तरीके से हो सकती है बीटा डीके, देखो बीटा डीके का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये दो पॉजिटिव में भी हो सकती है और बच्चों नेगेटिव में, इसे बोलते हैं बीटा नेगेटिव प्रोसेस और इसे बोलते हैं बीटा पॉजिटिव प्रोसेस। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसे बोलते हैं बीटा नेगेटिव प्रोसेस और इसे बोलेंगे बीटा पॉजिटिव प्रोसेस, बोलते हैं उसको बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव बोल देते हैं, ठीक है बेटा। हाँ तो देखो जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन से प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन जब किसी एनर्जी को रिलीज करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ बेटा, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल में जो फोर्स लग रहा है बेटा यहाँ पे, वो कैसा फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो कैसा फोर्स है बेटा यहाँ पे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। यही मैंने आपको कहा यहाँ पे कि जब ड्यूरिंग द बीटा डीके प्रोसेस, ड्यूरिंग द बीटा डीके प्रोसेस जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। सेम थिंग बच्चों यहाँ चलेगी आपकी, यहाँ पे सेम बात बेटा यहाँ पर होगी आपके पास, ठीक है। हाँ ये इलेक्ट्रॉन और ये क्या है बच्चों, न्यूट्रिनो। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स कैसा होगा बच्चों, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। हाँ अब देखो, अब चार्ज में बैलेंस देख लेते हैं। मैंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा, तो देखो यहाँ कैसा चार्ज है +1, यहाँ पे देखो यहाँ 0 यहाँ +1। न्यूट्रिनो जो है इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता। जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है बच्चों, मैंने बताया 200 से ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनो का कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, बस स्पिन एग्जिस्ट करती है इसकी। और अगर हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं प्रोसेस के अंदर, तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है, जैसा कि हमने बात करते हैं कि इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिलना चाहिए, वो स्पेक्ट्रम वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। अभी आप जस्ट याद रखो, हाँ इसका कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, कोई मास नहीं होता, बस स्पिन एग्जिस्ट करती है इसकी। अगर हम इसको अपने कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, अगर ऐसा मानते हैं कि ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है, तो मैंने बताया कि हमारी स्पेक्ट्रम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए साइंटिस्ट ने यहाँ पे ये बिल्कुल कंसिडर बताया हुआ है कि ये पार्टिकल क्या करेगा बच्चों, एग्जिस्ट करेगा आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना अभी इस लेवल में कि जब भी बीटा डीके प्रोसेस होगी, जब भी क्या होगी बेटा, बीटा डीके प्रोसेस होगी, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इसको बोलते थे पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन कहते ही है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो उसे बोलते थे पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनों को बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अभी भूल भी जाओ ना रिएक्शन याद रहे तो मैं बताती हूँ। देखो देखो, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। हाँ तो देखो, जब प्रोटॉन एंटी, देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन है ना,
इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एंटी बच्चों। नेगेटिव मतलब नेगेटिव कौन होता है? जो एंटी होता है एक दूसरे से। तो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव, फिर दूसरा अपने आप याद रह जाएगा कि यहाँ पे कैसा आ जाएगा? न्यूट्रिनो। यहाँ पे कैसा आ जाएगा बेटा? न्यूट्रिनो पार्टिकल आ जाएगा। कुछ समझ आया कि मैं क्या सिचुएशन समझाना चाहती हूँ? आपको याद तो सिर्फ इतना ही रखना बच्चों इस लेवल में कि ड्यूरिंग द बीटा डीके प्रोसेस हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स बच्चों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बस थोड़ा सा पॉइंट याद है, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मैं बोल गई वहां पे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को वहां पे बेस माना गया। ठीक है, और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है बच्चों 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे? वीक ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर होते हैं बच्चों किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। यहाँ पे एक्सचेंज पार्टिकल मैंने क्या बताया? पाई मैसोन। स्ट्रॉन्ग में क्या बताया मैंने? पाई मैसोन। ठीक है, और वीक न्यूक्लियर में जो एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल, वो क्या होता है बच्चों? वेक्टर बोसोन्स। वेक्टर बोसोन्स, ये पार्टिकल आप याद रख लो बस यहाँ पे। इसको ओमेगा प्लस माइनस जेड से डिनोट करते हैं। वेक्टर बोसोन्स को किससे डिनोट कर देते हैं? ओमेगा प्लस माइनस। आई थिंक दिख रही है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। एक्सचेंज पार्टिकल, एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है बच्चों? वेक्टर बोसोन्स। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं बच्चों? ओमेगा प्लस माइनस जेड से डिनोट कर देते हैं। किसे डिनोट कर देते हैं बेटा? ओमेगा प्लस माइनस जेड से डिनोट कर। बाकी सारी प्रॉपर्टी वही रहेगी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की होती है। बाकी सभी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टी है वो की वो सेम रहेगी। ठीक है, समझ आया? अब मैं एक बार कंपैरिजन समझा देती हूँ। बताओ एक बार, इतना समझ आ गया होगा सभी को शायद? कोई डाउट है तो बताइए, किसी को नहीं आया तो बेटा आप लोगों को यही याद रखना है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है बेटा ड्यूरिंग द बीटा डीके प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा। बीटा डीके प्रोसेस क्या होती है वो मैंने आपको बताया। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन वर्ड जहां आ जाए वहां बीटा डीके याद रखेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैसेज करिए, अदरवाइज मैं कंपैरिजन से समझा देती हूँ। अब मैं सारे 4 के 4 फोर्सेस में कंपैरिजन कर देती हूँ। ठीक है, हाँ, मैं आप एक टेबल सी बना देती हूँ जिसमें आपको सारा कंपैरिजन समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फंडामेंटल फोर्स। उसके बाद बात करते हैं बच्चों रेंज, रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक्सचेंज पार्टिकल, एक्सचेंज पार्टिकल। ठीक है, हम इस तरीके से टेबल बना लेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक्सचेंज पार्टिकल। ठीक है, हाँ, यहां लिख लो रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहां लिख लो रेंज, यहाँ पे क्या लिख लोगे? रिलेटिव स्ट्रेंथ, और यहाँ पे क्या लिख लोगे? रेंज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मान ली बच्चों? उसकी स्ट्रेंथ हमने 1 मान ली। ठीक है, इसकी रेंज इनफाइनाइट तक होती है। लॉन्ग रेंज फोर्स है तो इसकी रेंज कहां तक? लॉन्ग रेंज फोर्स है तो कहां तक मान सकते हैं? इसकी रेंज इंफिनिटी तक। एक्सचेंज पार्टिकल कल बताया था क्या होता है बच्चों? ग्रेविटोन।
एक्सचेंज पार्टिकल, इस केस में क्या होगा बच्चों, ग्रेविटोन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं बेटा, शॉर्ट रेंज इन न्यूक्लियर साइज ऑर्डर। न्यूक्लियर साइज ऑर्डर अप्रोक्सीमेट 10⁻15 मीटर। न्यूक्लियर साइज का ऑर्डर कितना होता है बेटा, 10⁻15 मीटर। ठीक है, एक्सचेंज पार्टिकल क्या होगा बेटा, यहाँ पे वेक्टर बोसोन। वेक्टर बोसोन्स, जिसको हम लिखते हैं ओमेगा प्लस माइनस जेड से। एक्सचेंज पार्टिकल हो जाएगा आपका वेक्टर बोसोन्स। उसके बाद आता है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, समझ जाओगे ना, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर होते हैं, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, इनकी रेंज भी इनफाइनाइट होती है। कल बताया था ये लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, कल बताया था ये आपको कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स। एक्सचेंज पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों, फोटोन। गामा फोटोन लिखते हैं इसको, गामा फोटोन। ठीक है, गामा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको डिनोट करते हो, गामा कह दो या फोटोन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। इनकी रेंज भी क्या होती है बच्चों, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है, मैंने बताया था, वही न्यूक्लियर साइज ऑर्डर में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों, न्यूक्लियर साइज ऑर्डर में लाई करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज पार्टिकल क्या होते हैं इस केस में बच्चों, पाई मैसोन्स। क्या होता है एक्सचेंज पार्टिकल, पाई मैसोन्स। ठीक है, हाँ, ये तो आपको मेन पॉइंट है जो याद रखने ही है। उसके अलावा आपको पता है ये दोनों लॉन्ग रेंज है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये दोनों कैसे हैं बच्चों, शॉर्ट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेंट्रल होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, इनवर्स केरला को ओबे करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो है नॉन सेंट्रल होते हैं, इनवर्स केरला को ओबे नहीं करते। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। न्यूक्लियर फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव, जनरली तो अट्रैक्टिव ही मानते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स लेस देन 0.5 परमी हो जाते हैं तो वहां रिपल्सिव हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको पता ही है चार्ज पे डिपेंड करता है, तो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन और नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और आपके रिपल्सिव भी हो सकते हैं। बताओ इतनी बात समझ आई सभी बच्चों को? आगे समझ में क्लियर? थोड़ा सा पॉइंट और रह गया बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन रह गया, आज हो नहीं पाएगा, अभी काफी टॉपिक है तो कल ही करवाती हूँ उसको। ठीक है, एक बार अटेंडेंस सेंड करो एक बार सारे बच्चे।